जो लोग पकड़े जाएंगे वो कितना बड़ा वीआईपी कहे ना रहे, गजाड़ में फेंक देंगे। तो कहा कि नहीं, आप गिरिडीह जाइए, गिरिडीह में आपके रिश्तेदार हैं, उनके घर रात रहिए और सुबह बोल के आइए कि जयराम महतो को वोट नहीं देना है, नहीं तो नौकरी में नहीं रखेंगे। कंपनी वाला लोग बोला, कहे मालूम है न, उनको भी मालूम है कि जीतेगा गिरिडीह से, लेकिन हुड़का जब हजारीबाग में भी आके कर सकता है, ये जिगर रखता है। यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहू बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती है, और जिनका इस राज से वास्ता नहीं वो मलकती है, चमकती है और महारानी का काम करती है। नियम है, ये भी नियम है ना कि अगर 4 भाई में खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का खेती करता है? सिंपल बात है भाई, यहाँ लड़ने झगड़ने की कोई बात ही नहीं है, यहाँ बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है, सिंपल सा बात है। तो आज हमने विधानसभा के आवे के मकसद, विधानसभा में आवे के मकसद पहला ही है कि इस राज्य के खातिर एक स्थानीय नीति बनेगा। स्थानीय नीति के मतलब देख ले कैसे स्थानीय नीति बनतो तो ओकर से लाभ झारखंड के लोग के मिलतो। जैसे देख दीदी सब तो नहीं इतना जन भारी संख्या में अले जुटला, बताओ तो यहाँ डॉक्टरनी तो नहीं कहेगा, डॉक्टरनी ना हा, मास्टरनी कहेगा, इंजीनियर कहेगा, वकील कहेगा, तो तोहनी की भात रांधनी है ना, भात रांधा ना। बताओ झारखंड के बहु बेटी जकर बाप दादा के गर्दन कट के अलग भय गए, जकर बाप दादा के पीठ के चाम छाल के पीटा हथिन पुलिसियन में, ये सब झारखंडी पुलिस लगो। पहले जब हलतोन परदेसिया पुलिस तो हमने के पिटवाइन के चाम छाल डाले मारते मारते। ये बगल में तिरुल्डी हो अजीत महतो धनंजय महतो के जो गोली चल रहा है, 2 16 साल के लड़का जो मर गया शहीद भय गया, पता कर ले की कारण लगले, बस कारण हटे हलाय कि ब्लॉक में अपनी धरना दे, यानी सोच ले कि हमने उस समय ब्लॉक में धरना भी नहीं दे सकला। धरना देना तो कोई अपराध नहीं लगले, ब्लॉक में धरना दे, लेकिन सही समय सब परदेसिया पुलिस मनमानी दंदना की गोली चले ले, 2 नौतन किधर मर गए, अपने चौका के सामने मूर्ति भी बना ले, देख लेवा। ये राज्य की हमार दशा है। तो स्थानीय नीति के मतलब है कि जकर बाप दादा बलिदान दे के इस राज्य के अलग कर, आज ओकर घर एक बहु बेटी बताओ, वो मास्टरनी बने के मौका नहीं मिलो, ओकरा वकील बने के मौका नहीं मिलो, और कितना महीना अगर कोई काम भी तोहनी के मिलो तोहनी की काम मिल तो मैं गो देखी सादा लोग अगर हरा पार देख लला, सफेद साड़ी और हरा रंग का पार, तो समझ लीजिए वो मलेरिया फलेरिया की टैबलेट बांटने वाली दीदी है। वो झारखंड की बेटी है, नो डाउट, एकदम 100 या 99% वो लेडीज जो है वो झारखंड की बहू या बेटी है। महीना कितना 4000 5000। एगो साड़ी का रंग गुलाबी है, अगर गुलाबी साड़ी देख लिए गांव घर में तो समझ लीजिए वो क्या काम कर रही है ना, वो जल सहिया है। यदि आप आसमानी साड़ी देख लिए तो समझ लीजिए कि आंगनबाड़ी की सेविका है। ये काम किसको है? झारखंडी को। और चले जाइए रांची के दफ्तर में, चले जाइए जमशेदपुर के दफ्तर में, जहां एसी चल रहा है, जहां मैडम जी कलम लेकर बैठी हैं, उसका तनख्वाह 60,000 है, उसका तनख्वाह 90,000 है, उसका तनख्वाह 1,20,000 है। और पूछिएगा आप कहाँ की हैं, बोलेगी हम इलाहाबाद के हैं, हम पटना के हैं, हम छपरा के हैं, हम दिल्ली के हैं, हम लखनऊ के हैं। तो हाँ, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए हैं, हम लोग बर्तन मांजने के लिए झारखंड लिए हैं। हमारी बहू बेटी लोग बर्तन मांजेगी नहीं, हम लोग बर्तन मांजे, हमारी दीदी लोग बर्तन मांजेगी। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये आंकड़े कह रहे हैं, सरकार के आंकड़े कह रहे हैं कि 75,000 झारखंड की 75,000, उसमें मैक्सिमम आदिवासी घर की बेटियां दिल्ली में, चेन्नई में, बंबई महानगरों में दाई का काम करती है। ये आंकड़े कहते हैं 75,000। यानी जिनके लिए राज बना है उनके घर की बहू बेटियां दिल्ली में जाके नौकरानी का काम करती है, और जिनका इस राज्य से वास्ता नहीं वो मलकती है, चमकती है और महारानी का काम करती है। ये हमारे राज्य की दुर्दशा है। हमें उन बहनों से भी शिकायत नहीं है, हमें शिकायत हमारी सरकार से। वो दिल्ली की बहन हो चाहे पटना की बहन हो, हमें उससे कोई शिकायत नहीं है। शिकायत हमारी सरकार से है कि आप इस राज्य से बाहर लोगों को अवसर क्यों देंगे, क्यों देंगे? ये राज्य हमारा है, इस राज्य में गैर राज्यों को अवसर क्यों मिलेगा? अगर उनको ही अवसर देना था, यदि एचआर बन के यूपी के लोग ही आते हैं, ठेकेदारी करने के लिए बिहार के लोग आते हैं, नर्स बनने के लिए उड़ीसा के लोग आते हैं, और यदि कंपनी को चलाने के लिए बंगाल के लोग आते हैं, तो निर्मल महतो को गोली काहे चलाए थे भाई? निर्मल महतो क्या मने?
क्या शहादत दिए थे, क्या शहादत दिए थे निर्मल महतो, बताइए। आप आज ठेकेदारी के लिस्ट उठाइए, अरे आपको ताज्जुब होगा कि पीसीसी रोड का ठेका यूपी और बिहार के लोग लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, अखबार का कटिंग कह रहा है। 80% पीसीसी रोड का ठेकेदारी अब यूपी और बिहार के लोग झारखंड में करते हैं। तो झारखंड के लोग क्या करेंगे? देखो, जिनको हमारी बात बुरी लगती है लगे भैया, लेकिन जो जेन्युइन बात है हम वही कहते हैं। हम आपके राज्य में एगो जल मीनार का ठेका नहीं ले सकते हैं, हम आपके राज्य में एगो नली का ठेका नहीं ले सकते हैं, और आप हमारे राज्य में 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर तो पीसीसी तो टीसीसी रोड का ठेका लेते हैं। क्या है भाई, ये व्यवस्था कैसे चलेगी? ये कौन सी व्यवस्था है बताइए आप? ये कौन सी व्यवस्था है? ये कौन सा अलग झारखंड राज्य है? इसलिए झारखंड राज्य अलग नहीं हुआ था। इसलिए आज हमारी लड़ाई किसी गैर राज्य से नहीं है। जो लोग गैर राज्य के हैं वो हमारे बड़े भाई समान है। हमने शुरू से कहा है, बिहार हमारा मंझला भाई है, बंगाल हमारा बड़ा भाई है, और उड़ीसा हमारा संजला भाई। हम तो छोटा भाई है, 4 भाई है हम लोग। लेकिन ये भी तो नियम है, ये भी नियम है ना कि अगर 4 भाई में खेत का बंटवारा हो जाए तो क्या बड़ा भाई छोटा भाई का खेती करता है? सिंपल बात है भाई। यहाँ लड़ने झगड़ने का कोई बात ही नहीं है। यहाँ बिहारी झारखंडी और बंगाली झारखंडी करने की बात ही नहीं है। सिंपल सा बात है। अभी अगर 4 भाई में अगर जमीन का बंटवारा हो गया तो क्या बड़ा भाई जबरदस्ती छोटा भाई को खेत काट के ले जाएगा क्या? सिंपल सा बात है। तो बंटवारा हो चुका है। किसी के पास 94,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 88,000 वर्ग किलोमीटर है, किसी के पास 1,55,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारे पास सबसे कम 79,000 वर्ग किलोमीटर है। हमारी जमीन पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारी जमीनों पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारे खदानों पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारे रोजगार पे नजर नहीं गड़ाइए, हमारी परंपरा हमारी संस्कृति पे नजर मत गड़ाइए। हमारी लड़ाई कहीं गलत नहीं है। क्योंकि हम लोग कमजोर हैं, इस बात को मानिए। क्योंकि ये निर्मल दा का दौर नहीं है, ये गुरु जी का दौर नहीं है, ये बिरसा भगवान का दौर नहीं है। और हमारे नेताओं की गलती के कारण, हमारे नेताओं के लालच के कारण हम लोग हैं कमजोर। अब लालच ही कहिएगा ना। अब बताइए, नेताजी गए हैं आपके वोट से जीत के और पार्टनरशिप कर रहे हैं विष्णु अग्रवाल से। नाम आपको मालूम है, छोड़िए कि गलत बोल रहे हैं। अरे आपको पार्टनरशिप ही करना था तो देवंती मुंडा से करते, देवेंद्र महतो से करते, जो लोग आपको वोट दिया। क्या गलत बोल रहे हैं? हमारे नेताओं की उदासीनता, हमारे नेताओं की स्वार्थ नीतियां आज हमारे इस राज्य को कंगाल कर रही है। आज देखिए, माननीय मुख्यमंत्री का उदाहरण लीजिए। क्या आपको लगता है, मैं आज आदिवासी समाज से ये सवाल करता हूं, और आदिवासी नहीं, आदिवासी में भी आप 35-36 प्रकार के समुदाय आते हैं। सीएनटी कानून को समझिए। तो सीएनटी कानून में क्या कहता है कि आदिवासी, मैं आदिवासी पे ही बात करता हूं, कि एक आदिवासी का जमीन एक आदिवासी खरीदेगा, एक आदिवासी का जमीन आदिवासी खरीदेगा, लेकिन उसी थाना में। चलिए, उस समय थाना तब जिला बन गया है, या फिर हम प्रखंड मान लेते हैं। चलिए, हम ऐसे कानून में क्या है नहीं मालूम है, हम सपोज जब जिला ही मान लेते हैं कि एक आदिवासी का जमीन उसी जिला उसी प्रखंड के एक आदिवासी को खरीदना है। तो हेमंत सोरेन तो रामगढ़ जिला के थे, दुमका में काहे खरीदे? तर्क से बात कीजिए, ऐसे हवाई बात नहीं करेंगे। इसका मतलब वो बिरसा भगवान खुद नहीं मानते हैं। हेमंत सोरेन खुद देखिए, माला चढ़ाने से बिरसा भगवान के आप अनुयायी नहीं हो गए। अगर हेमंत सोरेन जी ने बिरसा भगवान पे माला चढ़ा दिया तो उसके अनुयायी नहीं हुए। वो चाहते क्या थे? वो उनके मरने के बाद जो कानून बना, क्या उस कानून को हेमंत सोरेन मानते हैं? मेरा एक ही सवाल है। बिरसा भगवान के मरने के बाद एक कानून बना, उस कानून का नाम है छोटा नागपुर टेनेंसी एक्ट। वो कानून तैयार होना स्टार्ट हुआ 1902 में और फाइनल हुआ नवंबर का महीना 1908 में। ये कानून बना बिरसा भगवान की शहादत के बाद। तो क्या माननीय मुख्यमंत्री उस कानून को मानते हैं? जी नहीं, धज्जियां उड़ाते हैं। उस कानून की धज्जियां उड़ाते हैं। उनका जमीन रांची में, उनका जमीन रामगढ़ में, उनका जमीन बोकारो में, उनका जमीन धनबाद में, उनका जमीन दुमका में। 5 जिला में हम जानते हैं, बाकी आप जानिए, बाकी आप जानिए, बाकी भैया आप जानिए। देखिए, आज लोगों को हमसे हालत इसलिए खराब है कि हम सरल शब्दों में लोगों को बहुत गहरी गहरी और रहस्यमयी बातों को समझा देते हैं। जो बातें उलझी हैं उन बातों को सुलझाते हैं। इसीलिए आज हमें लोग जानते हैं कि ये लड़का लीडर तो है ही, साथ में टीचर का काम करता है। और समाज में अब लीडर पैदा होने दीजिए, टीचर पैदा मत होने दीजिए। इसीलिए लोग इतना केस करता है हम लोग के ऊपर। नहीं, एक सिंपल सा बात है। हेमंत सोरेन आदरणीय मुख्यमंत्री, बड़े भाई उनको बोल रहे हैं,
बिल्कुल बिरसा भगवान के सिद्धांतों को नहीं मानते हैं। अगर मानते हैं तो चलिए आपसे कहेंगे, आपने जिन वैसे भी आदिवासी का ही जमीन खरीदा, अभी कितना करोड़ों का था, बोकारो वाला तो पेपर भी देख लीजिए कटिंग 20 करोड़ बताया जा रहा है उसका अनुमान। आप उस आदिवासी परिवार का जमीन वापस कीजिए, हम मानेंगे आप आदिवासी हितैषी भी हैं और आप बिरसा भगवान को मानने वाले भी हैं। तो इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो देखिए, मेरा जो दिल कहता है, हम भी चूंकि किसान का बेटा है, हमारा कौम भी जो कुर्मी का अर्थ आता है कोड़ना, कोड़ना यानी मिट्टी कोड़ना, तो हमको भी लगता है चाहे आदिवासी की समस्या है, चाहे गैर आदिवासी रहे, मूलवासी रहे या ओबीसी रहे, किसी की रहे, पहली समस्या जमीन की है। आज हमारी जमीनों को जबरन कब्जा किया जा रहा है, आज जबरन हमारी जमीनों पर फैक्ट्री लगाई जा रही है, आज जबरन हमारी जमीनों पर सड़क पार किया जा रहा है। इसलिए हम लोग सबसे पहले जमीन कानूनों को सुधार करेंगे। अगर जमीन रहेगा तभी हम जिंदा रहेंगे, नहीं तो किसी रेलवे प्लेटफॉर्म में वो कटोरी लेके क्या बोलते हैं, गुलगुलिया, हालांकि माफी चाहते हैं शब्द के लिए, लेकिन जो सच्चाई है कहते हैं, वो गुलगुलिया कोई बंजारा बोलता है, वही हमारा और आपका जीवन होगा। क्योंकि गुलगुलिया कोई नदी के किनारे पैदा नहीं हुए हैं, गुलगुलिया आकाश से टपके हुए लोग नहीं है, ना ही धरती को चीर के आए हैं, किसी और नर और नारी ने उनको जन्म दिया है। और वो नर नारी, उसका भी कहीं खेत खलिहान होगा, उसका भी कहीं बाग बगीचा होगा, लेकिन आज उसके पास नहीं है। शायद इसी प्रकार जैसा आज हमारे साथ हो रहा है, उसके साथ 100 साल पहले हुआ होगा। आज जिनको हम बंजारा कहते हैं, आज जिनको हम गुलगुलिया कहते हैं, आज जिनके पास मैंने सर ढकने के लिए छत नहीं है, जिनके पास कदम रखने के लिए एक बित्ता जमीन नहीं है, वो हमेशा ऐसे नहीं थे, वो हमेशा ऐसे नहीं थे। उनके पास भी इसी दुनिया में, इसी जहान में, किसी कोने में जरूर एक जमीन का टुकड़ा होगा, जहां उनके पूर्वजों का आशियाना होगा, जहां की सुबह और शाम वो अपने परिवार के साथ जीते होंगे, खाते होंगे, एक साथ रहते होंगे। लेकिन आज उनके पास कुछ नहीं है। चले जाइए रांची का रेलवे स्टेशन, चले जाइए धनबाद का रेलवे स्टेशन, चले जाइए कोई भी रेलवे स्टेशन, आपको मिलेंगे वो लोग। तो हम नहीं चाहते हैं कि झारखंड के लोगों की दशा ये हो। इसलिए अगर हम लोग गवर्नमेंट में आएंगे तो सबसे पहले यहाँ के जो जमीन कानून है मजबूती से लागू करेंगे, उनको और प्रभावी बनाएंगे, ताकि यहाँ के लोगों, भोले भाले लोगों की जमीन कोई हड़प ना ले। उसके बाद जो सबसे महत्वपूर्ण है, नौजवान। आज अगर नौजवानों की बात करें तो उनमें निराशा है। आज अगर नौजवानों की बात करें तो 10 साल एक कोचिंग संस्थान को समर्पित करते हैं। आज वो 10 साल 15 साल तैयारी करते हैं, कोई धनबाद में, कोई हजारीबाग में, कोई रांची में, कोई जमशेदपुर में। किसी की आंख की रोशनी चली जाती है, चश्मा चढ़ाना पड़ता है, किसी का पेट बाहर आ जाता है, देखिए सबका थोड़ा थोड़ा आ गया, किसी का पेट बाहर आ जाता है, देखिए किसी के बाल आधा घुस गए हैं, उड़ गए हैं, चेक कर लीजिए, किसी के बाल सफेद हो जाते हैं, लेकिन इंतजार में रहते हैं कि एक परीक्षा हो। अगर परीक्षा को लिखेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है, बाल नहीं भी रहेंगे, पेट फूल भी जाए, मोटा भी जाए, लेकिन घर परिवार चलेगा। एक नौजवान को सबसे ज्यादा चिंता अपने स्वस्थ शरीर की होती है, लेकिन अपने स्वस्थ शरीर को हम लोग गला देते हैं। क्या गलत कह रहे हैं? एक 18 से 25 साल के लड़के को पूछा जाए कि पहली प्राथमिकता क्या है, वो कहेगा मेरा शरीर है। एक 18 साल से 25 साल के लड़के या लड़की से पूछा जाए कि तुम सबसे पहले क्या चाहते हो, अपना शरीर को चाहेगा कि हम फिट रहें, सुंदर रहें, अच्छा रहें, बलशाली रहें। लेकिन आज वही उम्र हम लोग खपा देते हैं, कहाँ? हजारीबाग के कोचिंग में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं, कहाँ? जमशेदपुर में। वही उम्र हम लोग खपा देते हैं, कहाँ? धनबाद में। और परिणाम क्या होता है? 7-8 साल बाद परीक्षा आती है, परीक्षा का नाम लेते हैं सीजीएल जेएसएससी। 28 जनवरी 2024 को हम लोग वो एडमिट कार्ड हाथ में लेके एग्जाम देने जाते हैं। रांची की बहन जमशेदपुर जाती है, जमशेदपुर वाली दीदी गढ़वा जाती है, और 2 घंटा बाद पता चलता है, घर आते आते रास्ते में पता चलता है पेपर लीक हो गया। पेपर लीक हुआ है। चलिए पेपर लीक हुआ था, उससे तो समझ सकते हैं कि दोबारा पेपर ले सकते हैं, दोबारा एग्जाम होगा। लेकिन पेपर लीक 27 लाख में हुआ था। पेपर लीक हुआ था तो हम समझ रहे हैं। अरे आप तो छोड़िए, आप लोग तो किसान हैं, यहाँ सरकारी नौकरी करने वाले हम पुलिस वाले भैया लोग को देख रहे हैं, पुलिस वाली दीदी बैठी है, इन्हीं से पूछिए क्या अपने बेटा या बेटी के लिए 27 लाख में कोई पेपर खरीद पाएंगे? इन्हीं से पूछिए, सरकारी नौकरी करते हैं। हम और अपनी बात नहीं करते, हम तो गरीब किसान के लोग हैं। यहाँ देखिए बहुत सारे सरकारी नौकरी करने वाले, नहीं करने से भी इनकी तनख्वाह ठीक ठाक जैसे भी है, क्या ये लोग अपने बच्चों के लिए 27 लाख में पेपर खरीदेंगे? पेपर लीक हो उसका दुख नहीं है, चलिए 15 दिन बाद फिर पेपर ले लेंगे,
चलिए सरकार, हम लोग सड़क पे आएंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे, हम लोग मसाल जुलूस निकालेंगे, तो सरकार 15 दिन के बाद फिर परीक्षा ले लेगी। लेकिन 27 लाख में पेपर बेचा गया था। कौन सी हमारी माए बहनें हैं, कौन से हमारे गार्जियन है जो 27 लाख में अपनी बेटी के लिए एक चपरासी का नौकरी खरीद के ला देगा? ये सवाल है। कौन सी हमारी दीदी है जो 27 लाख रुपया खर्चा करके अपने बेटे को एक दरोगा बनाएंगे? है हिम्मत क्या? इसलिए अगर हम लोग सरकार में आते हैं तो इस राज्य में नियमित परीक्षा होगा। नियमित मतलब अभी जेपीएससी की बात करें, राज्य की सबसे बड़ी नौकरी की परीक्षा, साल कितना 24, जेपीएससी कितना हुआ है? ये जो हो रहा है अभी कितना? अरे काहे 11, हम 8 बोलेंगे, एक बार में 4 को काहे मानेंगे? मतलब 6 के बाद 7, 8, 9, 10 आप बोल दिए दिन को। वो कहते हैं ना कि राजा ने कहा रात है, मंत्री ने कहा रात है, संतरी ने कहा रात है, रानी ने कहा रात है, जनता ने भी कहा रात है, जबकि ये सुबह सुबह की बात है। तो आपने कह दिया 11 जेपीएससी, मान लेंगे? क्यों मानेंगे? 6 जेपीएससी, 7, 8, 9, 10, 4 बार में आप एक जेपीएससी लिए, एक टर्म में 4 को, अभी 252 सीट से क्यों मानेंगे? 1200 सीट देते हम मानते हैं, 1200 सीट देते हम मानते हैं। इसीलिए 7 और ये 8 जेपीएससी, साल कितना 24, यानी एक साल में एक जेपीएससी होना चाहिए। क्या गलत बोल रहे हैं? जेपीएससी का मतलब क्या है? पढ़े लिखे नौजवान बताएं। एक साल में एक जेपीएससी। इसलिए ये तो तय रहेगा कि परीक्षा नियमित होगी और फ्री और फेयर होगी, कदाचार से मुक्त होगी, और जो लोग कदाचार में पकड़े जाएंगे, अभी थोड़ा नया नया नियम कानून आया है, शब्द का थोड़ा पाबंदी है, जो लोग पकड़े जाएंगे वो कितना बड़ा वीआईपी काहे ना रहे, गजाड़ में फेंक देंगे। और आज आपको फिर से कहेंगे, अगर झारखंड को बदलते हुए देखना चाहते हैं तो हम नहीं कह रहे हमारे लड़कों को, आप जिसको भी एमपी एमएलए सीएम बनाइए, वो रिस्की होना चाहिए, रिस्की होना चाहिए। अगर वो रिस्की नहीं होगा, अगर उसमें अपने परिवार की चिंता होगी, जान का डर होगा, तो लिख के बोलते झारखंड नहीं बदलेगा, नहीं बदलेगा भैया। एचईसी का कब्जा है, टाटा का कब्जा है, चांडिल डैम 60 साल पुराना विषय है, हिंडाल्को में 50-60 साल पुराना विषय है, बीसीसीएल, सीसीएल, ईसीएल। अरे भाई, आप सीधा उंगली से घी निकलेगा। यहाँ ऐसा सीएम चाहिए जिसके पास कलेजी नहीं कलेजा हो। लिख के बोल रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं। आप कैसे उनसे लड़ेंगे भाई, जो कई वर्षों से हम पे शोषण कर रहे हैं? आप उन उद्योग घरानों से लड़ लेंगे? कहां लड़ पाए आप बताइए तो। रामगढ़ में बूढ़ा काप में एक बच्चे का कैंसर से मौत हो जाता है, अभी भी कंपनी चल रही है। काहे कंपनी चल रही है? न वहां के जो नेता है, कंपनी का जो नाती है मालिक का, उसको केक खिलाने जाता है। नहीं बदलेगा। यदि आपको लगता है हम लोग भी बिल्कुल, हम लोग तभी बदलेंगे जब हम लोग में ये हिम्मत होगा कि तुम गोली चला लो, लेकिन झारखंड की नीति बनाने से समझौता नहीं करेगा। नहीं बदलेगा भैया। खासकर झारखंड को आप सीधा रास्ते से, ये जो कानून 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 नहीं बदल पाएंगे। इसके लिए थोड़ा होना चाहिए बोल्ड लीडर, जो थोड़ा अगर पटका पटकी का भी नौबत आए तो पटक दे। नहीं बदलेगा। अरे बीसीसीएल आज का कब्जा है, क्या आपको क्या मालूम है? कुछ बता देते हैं। 1975 में 375 आदमी मर गया दब के। 1964 में 268 को कोयला के खदान के नीचे दब के मर गया। 2006 में बागमारा में 50 को आदमी मजदूर नीचे दब के मर गया। उस बीसीसीएल से लड़ लेंगे? अरे आपका एक और नहीं 300 आदमी दब के वहां मर जाता है, कोई सुनाने वाला नहीं भैया। अब उससे लड़ लेंगे? मजाक लगता है आपको? पूरा चेन को कब्जा करके रखा है। ठीक है, पूजा सिंघल को आपने अरेस्ट कर लिया, उसका हॉस्पिटल तभी भी खड़ा है। पूजा सिंघल को आपने अरेस्ट कर लिया, हॉस्पिटल तभी भी खड़ा है। क्या कबाड़ लिए? क्या कबाड़ लिए? नहीं होगा, स्पष्ट कहेंगे। और हम भी बार बार यही बोले हैं, अगर हमारी पार्टी से कोई विधायक बनने आए हैं तो भैया कलेजा लेके आइएगा, कलेजी है तो मत लड़िएगा। नहीं होगा, सीधे रास्ते से झारखंड में पॉलिटिक्स नहीं होगा। वही होगा, फिर हम जीतेंगे, 2 गो गार्ड आगे रहेगा, 2 गो पीछे रहेगा, वही चलेगा जैसा चल रहा है। 4 गो फार्म हाउस रहेगा, 1 गो घर वाली रहेगी, 2 गो बाहर वाली रहेगी, यही चलेगा। इससे ज्यादा नहीं बदलेगा। लिख के बोल दे रहे हैं।
अगर कलेजा है तो ही बदलेगा, और विश्वास कीजिए हम लोग बदलेंगे। एक छोटा सा उदाहरण देते हैं। चंद्रपुरा में प्लांट है, CTPS उसका नाम है। वहां एक प्लांट आया, रैयत लोग डिमांड किया कि जमीन हमारा दादा दिया है, नौकरी हमको चाहिए। आपको भी मालूम है, अगर कंपनी और ग्रामीण के बीच झगड़ा होता है तो पहले क्या होता है, 353 का केस होता है, सबको मालूम है। यदि झारखंड के लोग जमीन के बदले नौकरी मांगे तो पहले पुलिस जाती है और 353 का केस होता है। वहां भी यही हुआ, लेकिन वहां एक काम नया हुआ। क्या हुआ पता है? मैनेजर ने कहा कि ठीक है, 21 लड़कों पे केस किए हैं, अभी केस को होल्ड कीजिए, 4 तारीख को वोट का रिजल्ट आएगा। अगर जयराम महतो MP बन गया तो केस वापस कर लीजिएगा, नहीं तो बवाल कर देगा। ये फेंक नहीं रहे, पता कर लीजिएगा। चंद्रपुरा का प्लांट सामने बोकारो जिला में पड़ता है। और जैसे ही हम 4 तारीख को चुनाव का रिजल्ट आया, चुनाव में हमारी हार हुई, केस 5 तारीख को तेनुघाट ट्रांसफर हो गया। बदलने आए हैं, मौका तो दीजिए ना। तो देखिए, स्पष्ट कहेंगे, ये जो सिस्टम चल रहा है, इस सिस्टम से ना राज बदलेगा ना राज्य की तकदीर बदलेगी। इस सिस्टम में जब तक निर्मल जैसे नेता नहीं आएंगे, इस राज को नहीं बदल सकते हैं। आप नहीं बदल सकते हैं। अब वो आपको तय करना है, वो आपको तय करना है। ये राज्य आपका है। हमने अपने 2 साल का एक्सपीरियंस आपको कहा, बकायदा हमने कोयलांचल और कोल्हान में क्या काम मालूम है? हमने कोयलांचल और कोल्हान में तो वोट देने का बात ही नहीं किया। हम बोले नहीं, हम लोग यहाँ तो विधायक संसद बनने का बात ही नहीं करेंगे। हमने कोल्हान और कोल्हांचल में एक ही लाइन कहा कि आप हम दो हमारे दो नहीं, तीसरे बच्चे को पैदा कीजिए। एगो को डॉक्टर बनाइए, एगो को वकील बनाइए, लेकिन तीसरा को बिरसा और निर्मल की तरह तैयार कीजिए, नहीं तो आने वाला दिन कोई आपकी नहीं सुनेगा। ये बात हमने क्यों कहा मालूम है? आप भी कहेंगे पढ़ा लिखा लड़का और ऐसा बोलते हैं। हमने ये बात तब कहा जब धनबाद जिला के पूर्व डीसी ने, डीसी यानी जिला का सर्वोच्च पदाधिकारी, उसने क्या कहा मालूम है? कालीचरण महतो नाम का एक आदमी जो भोली गांव का रहने वाला है, उसका जमीन जबरदस्ती कोई कब्जा कर रहा था। वो शिकायत लेके गया डीसी के जनता दरबार में। बताइए डीसी का क्या भर्सन था मालूम है? सुन के आप चौंक जाएंगे। डीसी ने कहा, अरे तुम लोग का तो बहुत जमीन है, 2-4 एकड़ कोई ले लिया तो क्या हुआ? डीसी का बाप का जमीन था भाई। तब हमने मजबूरी में कहा कि कोयलांचल वालों, कोल्हान वालों, जब डीसी आपकी नहीं सुन रहा है, एसपी आपकी नहीं सुन रहा है, LRDC आपकी सुन नहीं रहा है, तो कौन बचाएगा? कौन बचाएगा आपको? इसीलिए अगर आप चाहते हैं अपना बचाव, तो एगो बेटा या बेटी एक्स्ट्रा पैदा कीजिए। उसके नाम का राशन कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का वोटर कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का एडमिट कार्ड नहीं होगा, उसके नाम का आधार कार्ड नहीं होगा, वो निर्मल के रास्ते पर चलेगा। हो सके आपको सुनने में मजाक लगता हो, लेकिन आप ही बताइए ना दीदी, डीसी नहीं बोला कि हम नहीं मदद कर पाएंगे, जमीन उसका छीन लिया, डीसी मदद नहीं कर पाया, डिप्टी कमिश्नर, डिप्टी कलेक्टर, जो भी बोलिए, एक जिला का सर्वे सर्वा मदद नहीं कर पाया, तो कौन आपकी मदद करेगा? BDO CO का हैसियत है भाई। एक डीसी आपकी मदद नहीं कर पाया। ये जीता जागता उदाहरण, कुछ महीनों का उदाहरण दे रहे हैं, तो सोचिए सालों से कितना हमारा कत्ल हुआ है, सालों से हमारे साथ कितना बेईमानी हुआ है। एक डीसी हमारी मदद नहीं कर पाया। तब हमने ये बयान दिया कि तीसरे बच्चे को जन्म दीजिए, एगो को डॉक्टर, वकील जो बनाना है बनाइए, इंजीनियर बनाना है बनाइए, लेकिन एगो को तो भाई निर्मल महतो के रास्ते पे चलने दीजिए। कहा कि इंजीनियर बेटा क्या बोलेगा मालूम है? कि ये माँ काहे लफड़ा में है, चलिए कलकत्ता में फ्लैट लेके रहेंगे, छोड़ दीजिए लफड़ा। लफड़ा नहीं है, वो आपके बाप दादा की संपत्ति है। इस मिट्टी से आपका इतिहास जुड़ा है, इस मिट्टी में आपके बाप दादा का पसीना टपका है, खून टपका है, और आप एक परेशानी में क्या कह रहे हैं? चलिए कलकत्ता में रह लेंगे, बेंगलुरु में नौकरी करते हैं वहीं रह लेंगे, काहे परेशानी? इसीलिए हमने कहा कि इंजीनियर बेटा हम मानते हैं बेचारा पढ़ा लिखा है, वो नहीं लड़ पाएगा इनसे, इसीलिए हमने मजबूरी में ये लाइन कहा। आज भी कहेंगे, 1000 बार कहेंगे, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में 1000 बार कहेंगे कि हम दो हमारे दो नहीं, एक एक्स्ट्रा जन्म दीजिए और उसको निर्मल और बिरसा के रास्ते पर चलने के लिए तैयार कीजिए, नहीं तो कुछ नहीं बचेगा। अगर डाउट है तो रांची उठ के देख लीजिए, जाइए उस पहाड़ में चढ़िए और रांची का दृश्य देखिए। रांची में 4000 आदिवासियों की हत्या खाली जमीन विवाद में हुआ है, तो 3 गो एसपी है, SSP है, सिटी एसपी है, ग्रामीण एसपी, क्या उखाड़ लिया? एगो डीसी भी था छवि रंजन, नोट छाप के चला गया। कौन मदद करेगा? हम साफ कहते हैं, हमको डर नहीं लगता है।
डीसी छवि रंजन नोट छाप के आदिवासी का जमीन बेच के चला गया। क्या उखाड़ लिए आप, क्या उखाड़ लिए बताइए। हम साफ कहेंगे मरना एक दिन सबको है। हम सांसद विधायक बनने नहीं है, अगर आते तो हम अभी सांसद भवन में होते, हमको भी देखो मिल जाता सरकारी आवास दिल्ली में मिल जाता। बताइए छवि रंजन एक डीसी 4000 लोगों की हत्या खाली जमीन विवाद में रांची में हुआ है। एक कोर्ट का भी गठन हुआ, एसआर कोर्ट की क्या बोलते हैं, स्पेशल उन मामलों को निपटाने के लिए। पता नहीं अब क्या हुआ नहीं हुआ। तो किससे आप मदद की गुहार लगा रहे हैं कि कौन आपकी मदद करेगा बताइए, कौन आपकी मदद करेगा। अरे भाई डीसी छवि रंजन डीसी थे, पूजा सिंघल आईएएस थी, अरे वो आपको लूटने के लिए यहाँ आई है, तो किससे मदद की अपेक्षा रख रहे हैं। या तो दो ही रास्ता है, विधानसभा के भीतर अच्छे लड़कों को भेजिए जो फौलादी है, जो बहादुर है, या तो निर्मल बनिए या तो बिरसा बनिए, कोई रास्ता नहीं है। अगर आपको रास्ता दिखे तो बताइएगा, अगर आपको रास्ता दिखे तो हमको भी बताइएगा। मजबूरी में एक पीएचडी करने वाला छात्र मास्टर ऑफ आर्ट्स इंग्लिश से हम फर्स्ट क्लास पास किए हैं, लेकिन आज हम ऐसा बात बोलते हैं तो लोग बोलते हैं तुम 20 उगल रहे हो। भैया मजबूरी है। 2 साल पहले हम लोग भी क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, 2 साल पहले हम लोग भी क्रिकेट फुटबॉल खेलते थे, मेला घूमने जाते थे, दोस्तों संग मूवी देखने जाते थे। ये 2 साल झारखंड को देखने के बाद हम कह रहे हैं कौन बचाएगा, आप ही बता दो। सरकार से उम्मीद कर रहे हैं तो और एक उदाहरण देते हैं, क्योंकि अतिक्रमण पे बात आती है। हरमू नदी इधर कहीं है रांची में, अतिक्रमण हुआ है। हाँ, हेमंत सोरेन भी मैंने योगी के स्टाइल में बुलडोजर चलाने का आदेश दिए। बुलडोजर चलना स्टार्ट भी हो गया था, लेकिन बुलडोजर चलते चलते रुक गया। क्यों रुका पता है? वो आलमगीर आलम का आवाज था वो, जो अभी जेल में है। तो कैसे इनसे अपेक्षा करेंगे? जो लोग हमारी रक्षा की जिम्मेवारी लेके हमें वही लूट रहे हैं, तो हम किस पे विश्वास करें? इसलिए आज आपसे करवत प्रार्थना है, और फिर से वही सवाल है कि यदि झारखंड राज्य का उद्देश्य, झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य अगर पूरा हो गया है तो बोल दीजिए इस भीड़ में से हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। पैसा कौड़ी कुछ भी नहीं है, ऊपर से बहुत रिस्क है, जान का खतरा है। आप बोल दीजिए कि झारखंड राज्य अलग करने का उद्देश्य पूरा हो चुका है, हम लोग चुनाव नहीं लड़ेंगे। हो गया है क्या? हो गया है? हुआ है? तो क्या हमें चुनाव लड़ना चाहिए ना भाई? कहीं अगर उद्देश्य पूरा हो गया तो हम लोग क्यों टांग अड़ाएंगे? जो चला रहे चलने दीजिए। लेकिन अगर उद्देश्य पूरा नहीं हुआ है तो चुनाव लड़ेंगे भी, चुनाव जीतेंगे भी, और उनको तो गाड़ेंगे तो झारखंड को लूटने के लिए आए हैं। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, ये जो बाहर भीतर का जो टर्म यूज करते हैं, आप आइए धनबाद, 3 बार सांसद कॉमरेड ए.के. राय बने। आज धनबाद के कोई गांव नहीं है जहां उनको पूजा नहीं जाता है। वो हमारे राज्य के नहीं थे, लेकिन उन्होंने अपना सर्वस्व इस राज्य के लिए निछावर कर दिया। तो भैया जो इस राज्य के लिए निछावर करेगा उसको हम लोग भगवान बना के रखेंगे, लेकिन अब लूटेगा वो डीसी छवि रंजन ही क्यों ना रहे, थोड़ी मानेंगे। इसलिए आप सभी से हमारी अभिलाषा कि इस बार का विधानसभा का चुनाव, और तोहनियन से तो विशेष का बात दीदी साहब, क्योंकि लोकसभा में तो हमने कहा कैंडिडेट हालो ना है, तो विधानसभा में गुस्सा झाड़ दिया, दम लगाए के धर्मन दीदी के देखिया, क्योंकि लोकसभा में हमने कैंडिडेट नहीं हालो, ये खोटी लोकसभा है ना भाई, तो खोटी में हम लोग कैंडिडेट तो दिए नहीं थे, तो विधानसभा में निराश मत कीजिएगा, विधानसभा में निराश मत कीजिएगा। ये आज तमाड़ विधानसभा से हम ये अपील करना चाहेंगे, क्योंकि लोकसभा में कैंडिडेट नहीं रहा, हम लोग प्रत्याशी खोजे, प्रत्याशी को बोले भी तो तैयार नहीं हुए, लेकिन उम्मीद करते हैं चलिए लोकसभा का चुनाव पार हो चुका है, विधानसभा का जो चुनाव आएगा उसमें आपका आशीर्वाद मिले। और एक बात स्पष्ट कहेंगे, चुनाव जीतना हारना अलग बात है,
जीत गए तो सदन के भीतर से आपकी बात करेंगे, और नहीं जीत पाए तो सड़क में बैठकर, धरने में बैठकर वहां भी आपकी ही बात करते हुए दिखेंगे। आपसे हमारा नाता है वो नाता रहेगा, आपसे जो हमारा नाता है वो नाता रहेगा, वो किसी भी हाल में नहीं टूटेगा। हम आपके लिए आए हैं, जनता जनार्दन के लिए आए हैं, हम लोग खड़े हैं। खैर देवेंद्र दा तो बता दी कि अपना बाल नहीं काटेंगे। ऐसे बहुत सारे नौजवान जिन्होंने बहुत बहुत किस्म का मैंने वचन लिया है। रिजवान जी भी अपना वचन बता दिए। तो हम लोग शौक नहीं है कि विधायक बन के निकल जाए, सांसद बन के निकल जाए। ख्वाहिश यही है कि इस राज्य के लोगों का संरक्षण हो। आज जो इस राज्य के लोग, चाहे हमारी नौकरियों की बात करें, शिक्षा स्वास्थ्य की व्यवस्था की बात कीजिए, आप बुंडू अनुमंडल अस्पताल की देवेंद्र दा बात कर रहे थे। अरे आप रांची नहीं, झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स की बात कीजिए ना। रिम्स को लेकर कुछ दिन पहले हाईकोर्ट का एक स्टेटमेंट था कि यदि रिम्स इलाज की व्यवस्था नहीं कर पाते हैं तो बंद कर दीजिए व्यवस्था। यानी इस राज्य के सबसे बड़े अस्पताल को हाईकोर्ट ने फटकार लगाया है। तो भाई ये सरकार कर क्या रही है? अपना परिवार का सीट बढ़ा रही है। और वास्तव में इस राज्य में नियोजन नीति है, आपको मालूम नहीं है क्या? इस राज्य में नियोजन नीति है लेकिन नेताओं के लिए, जनता की नियोजन नीति बनाने के लिए हम लोग सदन में जाना चाहते हैं। नियोजन नीति है नेताओं के लिए। कैसे से? रांची के कोई क्या थे पूर्व सांसद? ना वो रामटहल जी नहीं, और वो जो सुबोध कांत सहाय, कांग्रेस पार्टी, उनकी बेटिया का क्या कारनामा है भाई? अगर बेटियां चुनाव लड़ गए तो नेता के तो है ही हो कि नेता के लिए नियोजन नीति है। बाप तो रहबे कि आधे बेटियां टिकट लेके आ गए। इधर आजसू के नेता है रामगढ़ वाले मौसा जी गिरिडीह से सांसद और मौसी रामगढ़ से विधायक, वहां नीति है। इधर आइए दादा का बात करते, हेमंत दादा हृदय मुख्यमंत्री, भौजी कल्पना गांडे से विधायक, बसंत भाई और दुमका से विधायक। तो नेताओं के लिए नीति है, हमें नीति नौजवानों के लिए चाहिए। और एक बात, आज जैसा हम लोग क्रांतिकारी सोच के साथ राजनीति कर रहे हैं, यदि हम लोग सफल नहीं होते हैं तो शायद कोई इस राज्य में नया करने का मौका, नया करने के बारे में सोचेगा नहीं। हम लोग नया क्या किया आपको देख लिए। आप बार बार कहते हैं कि एक चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, इंटरव्यू होना चाहिए। हम लोग भी जारी किए हैं कि हमारी पार्टी से वही प्रत्याशी बनेगा, उनपे क्रिप्टियां दिए हैं। ऐसा नहीं कि जो नहीं पढ़े लिखे नहीं बनेंगे, लेकिन कम, मैक्सिमम वही रहेंगे। अभी यही उदाहरण देते हैं। आपके बीच हमारे 3 प्रत्याशी, हम गिरिडीह वाले हैं, आपके रांची से देवेंद्र दा है, हजारीबाग से संजय मेहता है। क्या क्वालिफिकेशन है? एपियरिंग पीएचडी। देवेंद्र नाथ महतो एपियरिंग पीएचडी, संजय मेहता MA+ LLB। तो अगर एक नई क्रांतिकारी शुरुआत हम लोग करने जा रहे हैं, आपका खुद डिमांड रहता है कि चपरासी बनने के लिए पढ़ा लिखा होना चाहिए, हम पढ़े लिखे लोगों को आगे लाने का काम कर रहे हैं, और यहाँ अगर हमें सपोर्ट नहीं मिलेगा तो गुस्सा फेसबुक में ही दिखाइए। फिर गुस्सा फेसबुक में दिखाइए। हम तो आपके मन मुताबिक जैसा युवा चाहती है हम तो ऐसा लेके आए हैं। हमने यहाँ तक प्रत्याशी के लिए इंटरव्यू भी रखा है, ऐसा इतिहास में तो बताइए। हमारे पार्टी से जो भी प्रत्याशी बनेंगे उनका इंटरव्यू लिया जाएगा, ऐसा इतिहास में नहीं हुआ। तो अगर हम लोगों को सपोर्ट नहीं मिलेगा तो नो डाउट अगर हमारा मनोबल कैसे उठेगा। तो इसलिए हम लोग क्रांतिकारी बदलाव करने इस राज्य में जा रहे हैं, आपका आशीर्वाद मिले। और विशेषकर दीदी लोग आपसे कहेंगे, दीदी लोग आपसे भी कहेंगे कि अबरी अगर नो डाउट आपकी भूमिका बहुत ज्यादा है, आपकी भूमिका तोहनी के भूमिका ये खातिर ज्यादा हो ना, तोहनी के काम ज्यादा हो।